आज अपन क्या करेंगे, जैसे कि थर्ड ग्रेड जो मैन है, जो जनवरी में होने वाली है, उसमें क्या है कि जो मनोविज्ञान का जो टॉपिक है, वो मनोविज्ञान के टॉपिक तो मैंने क्या कि सारे करवा दिए हैं। अब अपन क्या लेके चले रहे थे कि जो शैक्षणिक रीति विज्ञान व सामाजिक अध्ययन है, उनकी क्या है कि जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनको पढ़ रहे थे। उनमें क्या है कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों को तो मैंने पढ़ा दिया। अब अपन अगला वाला टॉपिक कौन सा होगा? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के उपागम। उस शिक्षण के उपागम है, उसको क्या है कि अपन यहाँ अ, उसको पढ़ेंगे। जैसे कि सामाजिक अध्ययन की जी जितनी भी शिक्षण विधियाँ थी, शिक्षण विधियाँ तो मैंने क्या है कि 4-5 वीडियो उसके अंतर्गत करवा दी हैं। अब अपन क्या करेंगे, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के उपागम। एक दिन में उपागम हो जाएँगे, फिर एक दिन में है उसके शिक्षण की चुनौतियाँ हैं वो हो जाएगी, फिर 2 दिन है। 2 दिन के अंतर्गत क्या होगा, शिक्षण जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री है वो और उसकी उपयोगिता हो जाएगी। फिर सामाजिक अध्ययन की जो मूल्यांकन की विधियाँ हैं, मूल्यांकन की विधियाँ हैं वो हो जाएगी। 2 दिन इसमें लगेंगे। फिर निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण, कुल मिला के ये है 4 से 5 दिन का सिलेबस है, जिसमें क्या है कि अपने सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधि है उनको सारी को अपन क्या है कि कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में है जैसे कि अपन लेके बैठेंगे राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, जो क्या है कि थर्ड ग्रेड मेन के अंतर्गत आने वाली है, वो है नए पैटर्न के अनुसार अपन उसको क्या है कि वापस से तैयार करेंगे। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण के उपागम। जैसे शिक्षण के उपागम, यह है थर्ड ग्रेड के अंतर्गत भी शिक्षण के उपागम अपने लिए है, और जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है एसएस का, उसके अंतर्गत भी शिक्षण के उपागम अपने क्या है कि सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो अपन आज क्या कर रहे हैं, शिक्षण के उपागम। शिक्षा योजना निर्माण या शिक्षण के उपागम। योजना निर्माण के प्रकार। योजना कितनी प्रकार की होती है? योजना 2 प्रकार की होती है। एक तो अल्पकाल के लिए बनाई जाती है योजना, और दूसरी क्या है कि दीर्घकाल के लिए बनाई जाती है। फिर क्या है कि इन योजनाओं को कि अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। अल्पकाल की जो योजना है उसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो दैनिक पाठ योजना और इकाई योजना। अल्पकाल की योजना कुछ समय के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अल्पकाल के लिए बनाई जाती है, उसमें कि एक तो है दैनिक पाठ योजना, रोज बनानी पड़ती, जो है अध्यापक के कक्षा में जाने से पहले क्या है कि अपनी दैनिक पाठ योजना बनाता है कि मेरे को आज क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और उस टॉपिक को कितना कंप्लीट करना है, उसको पढ़ाने की कौन सी उसकी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए उसके, और कौन सी शिक्षण विधि का वो उपयोग करेगा, उसका क्या है कि पहले से भी वो डिसाइड करके जाता है। वो है दैनिक पाठ योजना। फिर इकाई योजना। इकाई योजना जैसे कि सारा जो सिलेबस है उसको क्या है कि विभिन्न इकाइयों में बांटा दिया जाता है कि यह है, जैसे कि सामाजिक की बुक है जैसे 9th की, उसमें क्या है कि जैसे कि 10 या 15 चैप्टर है, 10-15 चैप्टर है, उनको क्या है कि अलग एक चैप्टर में भी अलग अलग इकाइयाँ होती है, उसको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है कि एक चैप्टर है महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप से संबंधित जो पूरा चैप्टर है उसको क्या है कि अलग अलग इकाई में बांट देते हैं कि ये वन एक इकाई उसमें ये पढ़ना है, दूसरी इकाई में उसको ये पढ़ना है, जैसे कि एक इकाई उसमें जैसे कि उसका जन्म है, उसका परिचय और युद्धकालीन पढ़ ले। दूसरी इकाई में दे दिया कि उसने कौन कौन से, जैसे कि उसने आर्थिक सामाजिक कौन से सुधार किए, उन सुधारों को ले लिया। इस प्रकार उनको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। फिर है दीर्घकालीन योजना है। दीर्घकालीन योजना यह होती है वार्षिक योजना। कैसी होती है? वार्षिक योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि अलग अलग सत्रों में इसको बांटा जाता है। तो इस प्रकार है जो योजना निर्माण है। योजना निर्माण में क्या है कि सबसे पहले क्या बनाई जाती है, जैसे कि शिक्षण के उपागम है, उसमें सबसे पहले अगर योजना बनानी है तो योजना अपन को पहले क्या बनाएंगे, वार्षिक योजना बनाएंगे। वार्षिक योजना बनाएंगे, वार्षिक योजना के अंतर्गत फिर इकाई योजना बनाई जाती है, इकाई योजना के बाद में फिर दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है। तो फिर है कि जो है योजना निर्माण के जो चरण है, उस चरण में क्या है कि सबसे पहले वार्षिक योजना आएगी, उसके पास इकाई योजना हाँ इकाई योजना आएगी, फिर एंड में दैनिक पाठ योजना है। क्योंकि अपन विद्यालय है तो विद्यालय क्या चल के पहले दैनिक पाठ योजना थोड़े ना बनाएगा, वो पहले क्या है कि वार्षिक योजना बनाया है एक पूरी कंप्लीट वार्षिक योजना बनाने के बाद उसमें क्या है कि वो इकाई योजना बनाएगा। इकाई योजना के अंतर्गत क्या है कि दैनिक पाठ योजना बनाई जाएगी। तो है कि जैसे कि जो इकाई योजना है उसके आधार का काम कौन करती है, वार्षिक योजना करती है, और इकाई योजना है ये करती है, वार्षिक योजना है इसके आधार का काम करती है वार्षिक योजना, और दैनिक पाठ योजना है उसके आधार का काम कौन करती है, इकाई योजना करती है। फिर है योजना निर्माण सही कर्म। जैसे योजना निर्माण का सही कर्म कैसे, वार्षिक योजना, पहले वार्षिक योजना बनाई जाती है, फिर इकाई योजना बनाई जाती है, फिर दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है।
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है कि पूर्वानुमान के आधार पर पूर्व निर्धारण करना योजना निर्माण कहलाता है। जैसे एलन था, एलन ने क्या कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा। इन्होंने क्या किया, नियोजन किया है, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया क्या है, पिंजरा है। किसने कहा था, एलन ने। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योजना निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, उसमें क्या कि योजना निर्माण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना निर्माण पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। योजना निर्माण क्या है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य जो पूर्व पहले निर्धारित कर लिए जाते हैं उद्देश्य लक्ष्य, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या है कि एक साधन है। इस साधन के माध्यम से उसको क्या अपन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है वार्षिक योजना, पूरे सत्र के लिए बनाई गई एक ऐसी योजना जिसमें न केवल सत्र पर्यंत की गई शिक्षण योजना को शामिल किया जाता है बल्कि मूल्यांकन को भी इसमें शामिल किया जाता है। वार्षिक योजना में शामिल किया जाता है। जैसे वार्षिक योजना उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। वार्षिक योजना बनाई जाती है ना, उसमें शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। और प्रत्येक कक्षा व प्रत्येक विषय के लिए वार्षिक योजना क्या है कि अलग अलग होती। ऐसा नहीं है कि पूरे, जैसे कि एक स्कूल है जो 10th तक चल रही है तो 10th तक उसमें सब जैसे सर 1 से लेके 10th क्लास तक एक ही वार्षिक योजना होगी। वार्षिक योजना की प्रत्येक क्लास की वार्षिक योजना कैसी होती है, अलग अलग होती हैं। और इसके अंतर्गत शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, वार्षिक योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। फिर आती है अपनी इकाई योजना। सबसे पहले तो बनाते हैं वार्षिक योजना, वार्षिक योजना के बाद में बताते हैं इकाई योजना, यूनिट प्लान। ज्ञान को एक सूत्र में पिरो देना इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्ञान को क्या कि एक सूत्र में पिरो देना वो कहलाता है इकाई। इकाई शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इकाई शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। इसके और इकाई योजना के क्या कि प्रयोग तो किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेकिन इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, एच.सी. मॉरिसन को माना जाता है। तो इस प्रकार है, इकाई योजना शब्द का पहला प्रयोग करने वाला हर्बर्ट स्पेंसर है, लेकिन इकाई योजना है उसके प्रवर्तक कौन है, एच.सी. मॉरिसन को माना जाता है। एक जैसी विषय वस्तु को खंडों में तोड़कर क्रमबद्ध व तार्किक रूप से व्यवस्थित कर देना इकाई योजना है। इस योजना में क्या है कि पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर यूनिट बनाई जाती है। कैसे कि एक जैसी विषय वस्तु को खंडों में तोड़कर, वही कह दिया कि जैसे कि अपन को क्या है कि किसी की आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक योजना है, उनको कि उसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो वो सामाजिक आर्थिक योजना को क्या अलग अलग भागों में डिवाइड करके उसकी एक इकाई बना दी जाती है। और इकाई को क्या कि अलग अलग छोटे छोटे खंडों में तोड़ के और फिर उन खंडों के माध्यम से उसकी जानकारी प्रदान की जाती है। फिर है कि अतः इस योजना में पाठ्यक्रम के कुछ खंडों को बांटकर यूनिट बनाई जाती है। ठीक है। फिर है इकाई योजना के प्रकार। इकाई योजना है उसके कितने प्रकार है, इकाई योजना के फिर 2 प्रकार बताए गए। एक तो विषय वस्तु आधारित इकाई योजना होती है, एक अनुभव के आधार पर इकाई योजना। एक योजना तो ऐसी बनाई जाती है जो विषय वस्तु पर आधारित होती है, और दूसरी इकाई योजना इस प्रकार जो क्या कि अनुभव पर आधारित होती है। विषय वस्तु आधारित इकाई योजना, इस योजना में क्या है कि विषय वस्तु का संगठन सिद्धांतों, नियमों व अवधारणाओं के आधार पर किया जाता है। अर्थात जब विषय वस्तु की नियम व सिद्धांतों में समानता होती है तो उस विषय वस्तु के आधार पर इकाई योजना कहा जाता है। फिर है कि अनुभव के आधार पर इकाई योजना कैसी होती है, इस योजना में विषय वस्तु को का संगठन समस्या समाधान के अनुभवों के आधार पर किया जाता है। अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर एक ऐसी विषय वस्तु को क्या कि एक स्थान पर इकट्ठा कर लेते हैं जिसे अनुभव के आधार पर इकाई योजना कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी अनुभव के आधार पर इस योजना का क्या करता है कि निर्माण करता है। फिर है कि इसका महत्व क्या है, इकाई योजना है, इकाई योजना का क्या महत्व है कि इसको इकाई योजना क्यों बनाई जाती है। तो इकाई योजना दैनिक पाठ योजना के लिए आधार का कार्य करती है। क्या करती है इकाई योजना, वो किसके लिए आधार का कार्य करती है, दैनिक पाठ योजना के लिए। दैनिक पाठ योजना में कितनी विषय वस्तु रखनी है, यानी मतलब दैनिक जो पाठ योजना उसमें कितनी विषय वस्तु रखनी है तथा उस विषय वस्तु कैसे प्रस्तुत करना है, इसका कार्य है इकाई योजना द्वारा किया जाता है। जैसे दैनिक पाठ योजना में
क्या आधार किसके आधार किसको आधार प्रस्तुत करती है? ये इकाई योजना है जो दैनिक पाठ योजना को आधार प्रस्तुत की आधार किस तरफ से प्रस्तुत करती है कि वो इसमें इतनी होता है कि वो कि दैनिक पाठ योजना उसमें कितनी विषय वस्तु रखनी है और उस विषय को कैसे प्रस्तुत करना है, उस सब के लिए क्या है कि दैनिक पाठ योजना है वो नहीं, इकाई पाठ योजना वो दैनिक पाठ योजना की हेल्प करती है। इकाई योजना क्या है कि संपूर्ण विषय वस्तु को इकाई के रूप में व्यवस्थित करती है। इकाई योजना संपूर्ण जो विषय वस्तु है उसको क्या है कि अलग अलग इकाइयों के अंतर्गत बांटकर उसको क्या है कि व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। फिर है चौथा, इसकी विशेषता है इकाई की योजना की इकाई योजना शिक्षण को क्या है कि प्रभावशाली बनाने की योजना है और इकाई योजना में विषय वस्तु का संगठन व प्रस्तुतिकरण क्या है कि क्रमबद्ध रूप से होता है, क्योंकि वो जो इकाइयाँ बांटी जाती है उसको क्रम से उस विषय में जो भी चैप्टर दे रखा है उसको क्या है कि क्रम बाय उसे बांटते हैं। इकाई योजना संपूर्ण विषय वस्तु व दैनिक पाठ योजना के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। इकाई योजना क्या है कि संपूर्ण जो विषय वस्तु है वह दैनिक पाठ योजना के बीच में क्या है कि एक कड़ी का कार्य करती है। फिर है दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत क्या है कि ये अल्पकालीन शिक्षण योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे शिक्षक की दैनिक मार्गदर्शिका कहा जाता है। शिक्षक की दैनिक मार्गदर्शिका किसको कहा जाता है? दैनिक पाठ योजना को। शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व क्या है कि वो शिक्षक है वो कक्षा में क्या है कि शिक्षण कार्य करवाता है, उससे पहले क्या है कि एक रूपरेखा तैयार कर लेता है कि मुझे कक्षा में जाना है, आज मेरे को क्या पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, उसके लिए मुझे कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करना है और उसको किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना है और उसका किस प्रकार मूल्यांकन करना है। तो इसमें शिक्षण कार्य कराने से पूरे एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें कक्षा में प्रवेश से लेकर शिक्षण करवाने के बाद कक्षा से बाहर आने तक समस्त कार्य जैसे शिक्षण उद्देश्य, छात्रों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन आदि का निर्धारण किया जाता है। किसके? दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत। एक शिक्षक के द्वारा दैनिक पाठ योजना एक कालांश के लिए बनाई जाती है। एक शिक्षक है वो क्या है कि अपनी एक दैनिक पाठ योजना है वो क्या है कि पूरे दिन के लिए नहीं बनाता, एक कालांश के लिए बनाता है, क्योंकि हर कालांश अलग अलग कक्षा में जाएगा तो उसके लिए वो क्या है कि अलग अलग दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है, क्योंकि हर क्लास में वो एक ही, क्योंकि हर क्लास है उसके लिए वार्षिक योजना है वो भी अलग अलग बनती है, तो उसकी जो दैनिक पाठ योजना है वो भी अलग अलग बनेगी। दैनिक पाठ योजना क्या है कि इकाई योजना का महत्वपूर्ण भाग है। ये दैनिक पाठ योजना है जो इकाई योजना थी ना उसका महत्वपूर्ण भाग है। अब दैनिक पाठ योजना के उपागम। दैनिक पाठ योजना के कौन कौन से उपागम है? एक तो है हर्बटी उपागम, मॉरिशन उपागम, बीएस ब्लूम उपागम, जॉन डीवी उपागम, भारतीय उपागम, अमेरिकन उपागम और ग्लोवेरियन उपागम। यह है किसके उपागम है? दैनिक पाठ योजना के उपागम है। अगला है अपने दैनिक पाठ योजना का महत्व। जैसे दैनिक पाठ योजना है उसका महत्व क्या है? जैसे कि अपन ने क्या किया था, जो वार्षिक योजना थी, वार्षिक योजना के बाद में अपन ने कौन सी, जैसे कि वार्षिक योजना के बाद बनाई जाती इकाई योजना। इकाई योजना के अपन ने जो जिस प्रकार महत्व ज्ञात किए थे उस प्रकार के दैनिक पाठ योजना के भी महत्व होते हैं। जैसे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। दैनिक पाठ योजना क्या होती है? शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं ना उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या है कि दैनिक पाठ योजना सहायता करती है। शिक्षण को व्यवस्थित व नियोजित करने में सहायता करती है। जो शिक्षण है उसको क्या है कि नियोजित व व्यवस्थित करने में क्या है कि दैनिक पाठ योजना क्या है कि सहायता करती है। शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है। दैनिक पाठ योजना है क्या कि शिक्षण विधियां हैं उसके चयन करने में भी सहायक है कि आज जो अपन ने क्या है कि जो क्लास में पढ़ाना है उसमें क्या है कि कौन से शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना है उसका चयन अपन क्या है कि दैनिक पाठ योजना के आधार पर कर सकते हैं। शिक्षकों में क्या है कि आत्मविश्वास जागृत करने में सहायक होती है, क्योंकि दैनिक पाठ योजना पहले से ही वो क्या है कि पाठ योजना बना के घर से आता है कि मेरे को क्लास में क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस प्रकार बच्चों के पूर्व ज्ञान को मुझे ज्ञात करना है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर किस प्रकार मैं उसको क्या कि नवीन ज्ञान दे सकता हूँ। उन नवीन ज्ञान को और नवीन ज्ञान दिया और उसमें क्या है कि बच्चों ने कितना शिक्षण किया है, बच्चे अपने उद्देश्य में कहाँ तक पहुँचे हैं, उन सब का ज्ञान क्या है कि वो दैनिक पाठ योजना पहले से बना लेता है। तो क्या है कि उसमें अध्यापक में आत्मविश्वास जागृत होता है। अगली दैनिक पाठ योजना का आधार प्रदान करती है। जैसे कि दैनिक पाठ योजना है, अगली दैनिक पाठ योजना के लिए आधार प्रदान करता है। कैसे करता है कि जैसे कि आज पाठ योजना बनाई तो उस पाठ योजना को आज उसने कितना कंप्लीट कर लिया, उसी के आधार पर वो क्या है कि कल क्या पढ़ाएगा उसकी क्या है कि एक कड़ी उसके सामने प्रस्तुत हो जाती है। विषय वस्तु का सारांश निकालने में सहायक है। जैसे कि विषय वस्तु दैनिक पाठ योजना उसने बना ली तो वो जितना पढ़ाएगा
वो आज क्या पढ़ा ना उस विषय वस्तु का वो क्या आसानी से सारांश निकाल सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित, जैसे शिक्षण अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया को वो क्या है कि प्रभावी बनाने में सहायक होती है। कौन सहायक होती है? दैनिक पाठ योजना होती है। दैनिक पाठ योजना के उपागम, दैनिक पाठ योजना के उपागम है, जैसे इसमें क्या है कि शिक्षण में सुधार व शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो नवीन तरीके अपनाए जाए उन्हें शिक्षण के उपागम कहा जाता है। उपागम किसे कहते हैं? जैसे शिक्षण में सुधार करने व शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो नवीन तरीके अपनाए जाए ना उन्हें शिक्षण के उपागम कहते हैं। शिक्षण के उपागम शिक्षण प्रक्रिया को क्या है कि प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। जैसे कि शिक्षण के उपागम है ना, वो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको क्या है कि प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। जैसे हर्बर्टीय उपागम, इसके प्रवर्तक कौन है? जॉन फेडरिक हर्बर्ट है। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और पेस्टालोजी इनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? हर्बर्ट फेडरिक हर्बर्ट के। हर्बर्ट को क्या है कि पाठ योजना का जनक कहा जाता है। जो ये हर्बर्ट था उसको क्या कहा जाता है? पाठ योजना बनाई जाती है ना, उस पाठ योजना का जनक कहा जाता है। हर्बर्ट है उसकी पंचपदीय प्रणाली स्मृति के शिक्षण पर बल देती है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली है ना, वो स्मृति यानी याद करने पर, कि वो व्यक्ति कितने समय तक उसको याद रख सकता है, किस प्रकार उसको इसकी स्मृति को क्या कि जागृत किया जा सकता है, उस पर बल देते हैं। शिक्षक के द्वारा बालक के सामने जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत की जाए वे पूर्व ज्ञान के आधार पर हो। कौन कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि पूर्व स्मृति, उसकी स्मृति को कैसे पता कर सकते हैं अपने किसी व्यक्ति को? तो उसको क्या है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर फिर क्या है कि नवीन ज्ञान को उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। पहले बच्चे का क्या है कि पूर्व ज्ञान कितना है, उस ज्ञान के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उस विषय वस्तु से संबंधित, तो ऐसे पता चलता है कि बच्चे को पूर्व ज्ञान कितना है। उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही उसको क्या है कि फिर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार जो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है वो स्मृति के शिक्षण पर आधारित है। हर्बर्ट की पाठ योजना क्या है कि सबसे प्राचीन होने के कारण सभी पाठ योजनाओं की जननी भी कहलाती है। इस प्रकार क्या है कि हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली वो सबसे प्राचीन है, तो इसलिए क्या है कि जो प्राचीन है वो क्या है कि सभी पाठ योजना है उनकी क्या है कि जननी है। हर्बर्ट ने प्रारंभ में क्या है कि 4 पद बताए थे उसके। हर्बर्ट की जो प्रणाली थी उसमें पहले 4 पद थे। स्पष्टता होनी चाहिए, संबंध होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और विधि होनी चाहिए। स्पष्टता क्या है कि विषय वस्तु को तथ्यों के आधार पर बालकों के सामने प्रस्तुत करना। विषय वस्तु को तथ्यों के आधार पर क्या है कि बालकों के सामने प्रस्तुत करना, वो है स्पष्टता। फिर है संबंध, विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान से संबंध करना, कि उससे पहले कितना आ रहा है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ना। व्यवस्था, ज्ञान को क्या है कि क्रमबद्ध करना। फिर है विधि, अर्जित ज्ञान का वास्तविक जीवन में क्या है कि उपयोग किस प्रकार किया जाता है, वो है उसकी विधि। इस प्रकार इसने पहले कौन हर्बर्ट है उसने क्या है कि 4 पद बताए थे। स्पष्टता होनी चाहिए, संबंध होनी चाहिए, व्यवस्था और विधि। कौन सा? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि, ये 4 पद बताए। फिर उनके शिष्य थे जिल्लर। जिल्लर के द्वारा क्या है कि फिर स्पष्टता को क्या है कि 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो बांट दिया प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तुतिकरण। वही है, प्रस्तावना है पूर्व ज्ञान की जांच करनी है और पूर्व ज्ञान को जांच करने के बाद जो प्रस्तुतिकरण है उसको नवीन ज्ञान प्रदान किया जाए, तो है जो स्पष्टता है इसको 2 भागों में बांटा है। फिर राइन है, राइन ने क्या है कि उद्देश्य कथन को और जोड़ दिया इसके अंतर्गत। तो हर्बर्ट के जो शिष्य थे हर्बर्ट के शिष्य हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा क्या है कि पंचपदीय प्रणाली का निर्माण किया गया, जिनके कितने पद थे? 5 थे। जो हर्बर्ट था इसका शिष्य कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर। उसने क्या कि पंचपदीय प्रणाली का निर्माण किया, जिसके 5 पद क्या है? एक तो प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, सामान्यीकरण है, अनुप्रयोग है। ये क्या है क्रम से अपने को क्या है कि जैसे कि एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या है कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली होती है तो उसमें ये क्रम से पूछे जाते हैं। क्रम से भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा पद हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो अपन को क्या है कि जैसे प्रस्तावना क्या है कि बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाना। जैसे कि अपन ने बीएड की तो पहले अपन क्या करते थे कि क्वेश्चन बना के लेके जाते थे, तो अपन क्या है कि पहले प्रस्तावना क्वेश्चन बनाते थे। ठीक है, हमारे देश का नाम क्या है, प्रस्तावना से फिर अपन क्या निकालते थे, उससे क्वेश्चन निकालते थे। जैसे कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत। फिर अपन भारत से ही वापस क्वेश्चन को पुटअप करते थे कि जैसे कि हमारे देश का नाम भारत है और भारत है उसका क्या है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत से ही अपन वापस क्या है कि उसका क्वेश्चन निकालते। क्वेश्चन से आंसर है, आंसर से वापस क्या है कि क्वेश्चन निकाला जाता है, तो वह है प्रस्तावना। बालक के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है। फिर है प्रस्तुतिकरण।
बालक को क्या है कि नवीन ज्ञान दिया जाता है। फिर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसको क्या है कि पूर्व ज्ञान का पता लगा लिया जाता है, उसके बाद उसके सामने क्या है कि नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। फिर तुलना, फिर क्या है कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान में क्या है कि तुलना की जाती है। पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना है, प्रस्तावना में उसमें क्या है कि बच्चों को अपने पूर्व ज्ञान का पता लगाएंगे, फिर उसको प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर इन दोनों की क्या है कि तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद क्या करेंगे, सामान्यीकरण। बालक सीखे गए ज्ञान को व्यवस्थित करके नियमों का क्या है कि निर्धारण करता है। सामान्यीकरण है, बालक जो सीखे गए ज्ञान है, एक तो पूर्व ज्ञान था और फिर प्रस्तुतिकरण करके नवीन ज्ञान है, उनको व्यवस्थित करके नियमों का क्या है कि निर्धारण करने लगता है। फिर अनुप्रयोग, सीखे गए ज्ञान का बालक क्या है कि अन्य क्षेत्रों में उपयोग करता है। तो इस प्रकार ये है कि जो हर्बट है उसकी पंचपदीय प्रणाली है, उसके ये 5 बिंदु है। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद में इन दोनों की क्या है कि तुलना की जाएगी, तुलना के बाद में सामान्यीकरण, सामान्यीकरण के बाद में उसका अनुप्रयोग यानी प्रयोग किया जाएगा। तो यह है हर्बट की पंचपदीय प्रणाली। फिर है मोरिसन उपागम। मोरिसन उपागम के अंतर्गत क्या है कि मोरिसन का चक्रीय उपागम है। चक्रीय उपागम किसने दिया था, मोरिसन ने दिया था। अच्छा, मोरिसन का चक्रीय उपागम, इसके प्रवर्तक एच.सी. मोरिसन है। इसे इकाई योजना उपागम के नाम से भी जाना जाता है। जो मोरिसन का चक्रीय उपागम है ना, उसको क्या है कि इकाई योजना उपागम के नाम से भी जाना जाता है। ये उपागम विषय वस्तु का परिपाक आत्मीकरण पर बल देता है। ये मैक्स वर्दमियर के जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है उस पर आधारित है। जो मोरिसन का चक्रीय सिद्धांत है ना, वो मैक्स वर्दमियर है, उसके जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत था उस सिद्धांत पर आधारित है। मोरिसन ने अपने उपागम में 5 पद बताए जो कि निम्न प्रकार। इसने भी क्या है कि अपने जो चक्र था, चक्रीय उपागम था, उसमें क्या है कि 5 पद बताए। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने बताई प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर उसकी तुलना, सामान्यीकरण और उसका अनुप्रयोग। जैसे अन्वेषण करना मतलब खोज करना, बालक के पूर्व ज्ञान की खोज करना, वही बात है कि प्रस्तावना प्रस्तुत करना उसके सामने। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको नाम प्रस्तावना दे दिया और मोरिसन ने उसको नाम अन्वेषण करना दे दिया, वही है बालक के पूर्व ज्ञान की खोज करना। फिर प्रस्तुतिकरण करना, बालक के सामने नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर आत्मीकरण, इसने आत्मीकरण का और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी पद को क्या कह दिया, तुलना कह दिया। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की क्या की है, वही तुलना करना। फिर व्यवस्था, संगठन, बालक सीखे गए ज्ञान का संगठन करता है, वही सामान्यीकरण करता है और इसमें इन्होंने नाम दे दिया व्यवस्था करना या संगठन करना। अगला पद है उसमें क्या है कि वर्णन करना या अभिव्यक्तिकरण करना। वो उसमें है जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने उसमें उन्होंने कहा दिया अनुप्रयोग किया जाता है, वही वर्णन करना या अभिव्यक्तिकरण करना। बालक सीखे गए ज्ञान का क्या है कि वर्णन करता है। फिर है B.S. ब्लूम का उपागम। ये ब्लूम जो वर्गीकरण की होंगे ना, अपन ब्लूम के जो सिद्धांत देखेंगे उस सिद्धांत के अंतर्गत अपन क्या है कि उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर जॉन डीवी व किलपेट्री का उपागम है और इसमें क्या है कि किलपेट्री की परियोजना विधि पढ़ेंगे। परियोजना विधि पढ़ाई थी ना आपको, उसके अंतर्गत ये उसमें पढ़ोगे तो उसको मैं क्या है कि आपकी जॉन डीवी व किलपेट्री का जो उपागम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर है भारतीय उपागम, ये NCERT RCM 2 है। इसके अंदर ब्लूम वर्गीकी की पढ़ाऊंगी ना, उसके अंतर्गत आपको उसको क्या है कि डिटेल से पढ़ा दूंगी। फिर है NCERT है, उसमें उपागम के पद कौन कौन से हैं। NCERT के अंतर्गत क्या है कि उपागम में 3 पद बताए गए हैं। एक तो अदा इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस, प्रदा आउटपुट। इसमें क्या होता है, इनपुट के अंतर्गत क्या होता है, उद्देश्य होता है ना, उसका निर्धारण किया जाता है। और प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें शिक्षक व छात्र के बीच जो अंत्य क्रिया होती है वो इसके अंतर्गत आती है। फिर आउटपुट में आता है व्यवहारगत परिवर्तन, ये है इसके पद हैं। फिर अमेरिकन उपागम, इसके प्रवर्तक कौन है, मेगर व मिलर है। अमेरिकन उपागम के प्रवर्तक कौन, मेगर व मिलर है। इसे मेगर मिलर उपागम भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है, ये 3 उपागम इसके अंतर्गत। जैसे संज्ञानात्मक और भावात्मक है वो तो किसने दिया था, मेगर ने दिया था। फिर क्रियात्मक है वो किसने दिया था, मिलर ने। फिर है ग्लोबेरियन उपागम, इसके प्रवर्तक कौन है, AHT ग्लोबर है। ग्लोबर के अनुसार क्या है कि अपने शिक्षण उपागम में 5 पार्ट योजना निर्माण के क्या है कि 4 पद बताए थे उसने। किसने, AHT ग्लोबर ने कितने पद बताए थे, 4 पद बताए थे। एक तो है कि प्रश्न पूछना, फिर विचार या संगोष्ठी करना, पहले प्रश्न पूछे जाते हैं फिर उनको विचार व्यक्त किया जाता है संगोष्ठी के अंतर्गत। फिर अन्वेषण करना, वही खोज करना, अन्वेषण नहीं पूर्व ज्ञान का पता लगाना। फिर छात्र की अभिव्यक्ति, ये अन्वेषण करना या खोज करना और छात्र की अभिव्यक्ति, ये किसने बताए थे, ग्लोबेरियन उपागम है, उसके अंतर्गत क्या है कि 4 पद हैं।
ये है। तो आज अपन ने क्या कर लिया था, जो उपागम है, उपागम को सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि शिक्षण उपागम है, शिक्षण उपागम के अंतर्गत जैसे जो ब्लूम वर्गीकी है, ब्लूम वर्गीकी को अपन क्या है कि यहाँ डिटेल से कर लेते हैं। तो उसमें क्या है कि जो ब्लूम वर्गीकी उपागम है वो क्या है कि स्पष्ट से समझ आ जाएगा। जैसे है ब्लूम वर्गीकी, ब्लूम वर्गीकी के अंतर्गत क्या है, ब्लूम वर्गीकी है। ब्लूम वर्गीकी का निर्माण कब हुआ था, 1956 में अमेरिका के बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा किया गया। उन्होंने क्या है कि उद्देश्यों को इस प्रकार निर्धारित किया कि बालकों में व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सके। उन्होंने क्या है कि व्यवहार के 3 पक्ष बताए। कितने पक्ष बताए हैं, 3 पक्ष, से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष बताए। और व्यवहार के तीनों पक्षों के आधार पर ब्लूम ने क्या कि शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था। कितने उद्देश्यों में बांटा, 3 भागों में बांटा, से ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसमें है जैसे शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो अपन को क्या है कि ब्लूम वर्गीकी के उपागम है उसके अंतर्गत पढ़ना था। से ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसका जो प्रवर्तक है वो कौन है, बीएस ब्लूम है, 1956 में दिए था उन्होंने। फिर है भावात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य के प्रवर्तक कौन है, कर्तवाल, 1964, कर्तवाल, मसिया और ब्लूम तीनों हैं 1964 में मिलकर उन्होंने भावात्मक उद्देश्यों को दिया था। फिर है क्रियात्मक उद्देश्य, इसके प्रवर्तक है सिम्पसन, 1969 के अंतर्गत। जो संज्ञानात्मक उद्देश्य है उसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यवहार का चिंतन पक्ष आता है, व्यक्ति जो चिंतन, तर्क, कल्पना, बौद्धिक क्रियाएं करता है वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, से ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत। फिर भावात्मक उद्देश्य है, भावात्मक क्या है कि भावना से संबंधित होता है, व्यवहार का संवेगात्मक पक्ष आता है, इसमें इच्छा है, किस अपेक्षा है, आकांक्षा है आदि संवेगात्मक क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। फिर क्रियात्मक है, क्रियात्मक मतलब करना पक्ष आता है उसका, व्यवहार का करना पक्ष, दौड़ना, उछलना, फिसलना आदि जो शारीरिक क्रियाएं वो उसकी क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है। सही ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जैसे ब्लूम है 1956 में, उसने क्या है कि सही ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत क्या है कि 6 बिंदु बताए थे। पहला ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कितने बताए थे, 6। इसी प्रकार एनसीईआरटी है 1961 है, उन्होंने क्या किया था, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ये 3 तो ले लिए ब्लूम वाले उन्होंने। और फिर है कि उसके बाद कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि, ये तीन क्या है कि अलग से बताए थे। 3 तो क्या है कि ब्लूम वाले ले लिए और 3 अलग से, कौशल, अभिरुचि और अभिवृद्धि। और फिर इसी प्रकार है अपने क्या है कि आरसीएम 1972 के अंतर्गत उन्होंने क्या, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ये 3 तो उन्होंने क्या किया कि ब्लूम से ले लिए। फिर ब्लूम के जो 3 थे ना, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उन तीनों के स्थान पर उसने कौन सा एक नया पद जोड़ा था, सृजनात्मकता। उन तीनों के स्थान पर उन्होंने सृजनात्मकता जोड़ दिया। तो इस प्रकार क्या है कि आज अपन ने क्या है कि जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो उपागम है उस उपागम को क्या है कि कंप्लीट कर लिए। अगले वाला जो चरण है उसमें क्या है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो चुनौतियां आ रही है वो ले लेंगे, या सामाजिक अध्ययन शिक्षण अधिगम में जो सहायक सामग्री है उसका जो उपयोग है और सहायक सामग्री किस प्रकार उपयोगी होती है उसका अपन किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो है कि अपने फ्रेंड के पास क्या है कि सेंड कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।